कनाडा में रची जा रही भारत के खिलाफ साजिशें। भारत ने दुनिया वालों के सामने कनाडा को किया नंगा। भारत ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, जिस तरीके का माहौल इस समय कनाडा की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि कनाडा चंद वोट बैंक के लिए भारत के खिलाफ अपने ही देश में साजिश रचता है। वहाँ पर खालिस्तानी एजेंडा चलाया जा रहा है। भारत के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कनाडा सरकार का उन्हें खुलकर समर्थन भी मिल रहा है। यहाँ पर भारत सरकार से कनाडा सरकार कहती भी दिखाई दे रही है कि हम ऐसी चीजों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि कनाडा सरकार की तरफ से इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर इन पर एक्शन ले लिया जाएगा तो कनाडा की सरकार के वोट बैंक पर सीधा असर पड़ जाएगा। और यही वजह है यहाँ पर खुलकर ये लोग भारत के खिलाफ प्लानिंग करते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। वैसे क्या अब भारत सरकार को कनाडा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले लेना चाहिए या फिर कनाडा के कार्य को अभी खामोशी से देखना चाहिए? इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। दोस्तों, इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ एक की तारीफ की जा रही है और वो भारत की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपने प्रयासों की सीमा रूस और यूक्रेन के युद्धों को रुकवाने में पार कर दी है, उस चीज को पूरी दुनिया ने देखा है और माना भी है। अभी हमें देखने को मिला था कि एसयू की बैठक में भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात करनी शुरू की, तो यहाँ पर उन्होंने इसी बात पर पहले जोर डालते हुए कहा, यहाँ पर पुतिन को इस युद्ध को रोक देना चाहिए। इस लड़ाई झगड़े से किसी का भी हल नहीं निकलने वाला है और इस चीज को पूरी दुनिया ने देखा और यही वजह है यहाँ पर इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोदी की तारीफ की जा रही है, इसलिए कि बिना डरे नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बात की है, वो सच में मोदी के अलावा कोई दूसरा लीडर कर ही नहीं सकता था। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से दुनिया के देशों में भारत की तारीफ की जा रही है, इसके विरुद्ध कई ऐसे देश भी निकल के आ रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र चला रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन के लिस्टन शहर में पाकिस्तानी मुसलमान भारतीय लोगों को निशाना बना रहे हैं और मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि कनाडा में भी भारत के विरोध में जो गतिविधियां हैं वो चरम पर पहुंच चुकी है। हमें देखने को मिला है कि भारत विरोधी लोगों ने कनाडा में 18 सितंबर के दिन खालिस्तानी को लेकर एक जनमत संग्रह करा दिया और बताया जा रहा है कि इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है। इस खालिस्तानी जनमत संग्रह में पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जनमत संग्रह से कुछ समय पहले पाकिस्तान के डिप्लोमेट जावाद खान इलाके के 2 खालिस्तानी समर्थक गुरुद्वारे में गुप्त बैठक करने के लिए पहुंचे थे और इस समय इनकी तस्वीरें काफी ज्यादा सामने निकल के आ रही है, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से एक बड़ा बयान दे दिया गया है और हमें देखने को मिला है कि भारत ने कनाडा में हुए इस खालिस्तानी जनमत संग्रह में तीखी प्रतिक्रिया जताई है। भारत की तरफ से इसे फर्जी और बेहद आपत्तिजनक बताया गया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि एक मित्र देश में कट्टरपंथी और चरमपंथी तत्वों को राजनीति से प्रेरित ऐसी विधि की इजाजत दी गई है। भारत की तरफ से ये चीजें कनाडा प्रशासन में उठाई गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी भी निकाली गई है, जिसमें कहा गया है कि कनाडा में मौजूद भारतीय लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा में हेट क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और भारतीय छात्रों को दूतावास और मदर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सलाह दी गई है। और कनाडा सरकार की तरफ से भारत की तरफ से दी गई तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए जवाब दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कनाडा सरकार ने कहा कि वो किसी भी ऐसे जनमत संग्रह को बढ़ावा नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि कनाडा की सरकार की तरफ से फिर इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। हमें देखने को मिल रहा है कि कनाडा से बैठकर भारत के खिलाफ खालिस्तानी एजेंडा चलाया जाता है और पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इस पर भी कनाडा की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए भारत की सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और भारतीय लोगों को सावधानी से रहने की सलाह दी गई है और समय आने पर उन्हें क्या करना है इस बात की भी जानकारी मुहैया कराई गई है। बड़े बड़े गैंगस्टर कनाडा में बैठकर भारत में क्राइम को अंजाम देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कनाडा सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और कनाडा सरकार के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वोट बैंक की खातिर यहाँ पर कट्टरपंथी सिख समुदाय के बीच भारतीय विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि तुर्की ने अमेरिका को सीधे धमकी दे डाली है और यहाँ पर तुर्की ने साफ साफ अमेरिका से ये बोल दिया है कि अगर अमेरिका हमें F-16 लड़ाकू विमान नहीं देता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। और खुले तौर पर तुर्की की तरफ से अमेरिका को धमका दिया गया है, अगर यहाँ पर अमेरिका जल्दी तुर्की को अपना लड़ाकू विमान नहीं देगा तो यहाँ पर तुर्की की तरफ से एक दूसरा ऑप्शन अमेरिका के सामने रख दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर तुर्की ने कैसे अमेरिका को धमका दिया है और मजबूत कर दिया है कि जल्द से जल्द अमेरिका तुर्की को अपने F-16 लड़ाकू विमान देने पर मजबूर हो जाए। तुर्की ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसे F-16 लड़ाकू विमान नहीं मिला तो वो रूस से Su-35 खरीद लेगा। तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के प्रमुख
इस्माइल डैमिर ने कहा। F-16 सौदे की विफलता की स्थिति में रूस के Su-35 को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन ने गुरुवार को कहा कि वो जल्दी F-16 लड़ाकू विमान की खरीद पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। दरअसल अमेरिका ने ग्रीस से तनाव के कारण तुर्की को F-16 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका ने 2019 में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने पर भी F-35 प्रोग्राम से पूरी तरीके से बाहर कर दिया था। इसी साल जुलाई में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने तुर्की को लेकर राष्ट्रीय रक्षा पदाधिकरण अधिनियम में एक संशोधन पारित किया था। इसमें तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। इसमें कहा गया था कि अगर तुर्की को F-16 बेचा गया तो उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आश्वासन की आवश्यकता होगी कि इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल ग्रीस में अनअधिकृत क्षेत्रीय उड़ानों के लिए नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल ग्रीस के खिलाफ आक्रमण के लिए भी नहीं किया जाएगा। 2019 में अमेरिका ने रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर अपने F-35 कार्यक्रम में तुर्की की भागीदारी को निलंबित कर दिया था। बाद में अमेरिका ने इस परियोजना से तुर्की को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। F-35 परियोजना में शेष 7 भागीदारों में यूके, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा और नॉर्वे शामिल है। पिछले साल एर्दोगन ने घोषणा की कि अमेरिका ने तुर्की को 5वीं पीढ़ी के F-35 की जगह F-16 की खरीद का प्रस्ताव दिया है। सुखोई Su-34 रूस का ट्विन इंजन, ट्विन सीट, ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। इसने पहली बार 1990 में सोवियत वायुसेना के लिए उड़ान भरी थी। बाद में इसे साल 2014 में रूसी वायुसेना में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद शामिल किया गया। ये लड़ाकू विमान सुखोई Su-27 फ्लेक्सर एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट पर आधारित है। Su-34 में बख्तरबंद कॉकपिट है, जिससे हमले के दौरान अंदर बैठे पायलटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अभी तक इस लड़ाकू विमान के कुल 147 यूनिट का निर्माण किया गया है, जो अभी रूसी वायुसेना में ही तैनात है। इस विमान की लंबाई 23 मीटर, पंखों का फैलाव 14 मीटर। जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे मूल रूप से अमेरिकी वायुसेना के लिए इसे एयर सुपीरियरिटी ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर बनाया गया था। 1976 में उत्पादन को मंजूरी मिलने के बाद से अब तक 4600 से अधिक विमानों का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना अब अपने F-16 को नहीं खरीदती है, बल्कि इसका निर्माण दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए किया जाता है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।